हेलो फ्रेंड्स, दीपेश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जो पेपर हुआ था आईसीएआर का या फिर आईएआरआई बोल सकते हैं, ये पेपर हुआ था 7 जुलाई थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, इसमें जो पेपर हुआ था इसका जो मैथ का जो सॉल्यूशन है वो मैं पूरा का पूरा कराने वाला हूँ। इसे टोटल 25 क्वेश्चंस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम लोग शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा क्लियरली, तो इसको मैंने यहाँ पे अपने से लिख दिया है। यहाँ पे P इज इक्वल टू 2 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन यहाँ तक है। और Q इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर है। और इसमें बोल रहा है करना क्या है, P इंटू क्यू का वैल्यू निकालना है। P इंटू क्यू क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग P को सॉल्व करेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे, फिर हम लोग Q को सॉल्व करके Q का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग P इंटू क्यू कर देंगे। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पहले P को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, P में मेरा दिया हुआ है 2 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, 2 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका हम लोग फॉर्मूला पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो वहाँ से ये आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो वहाँ से ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है। और कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है। फिर हम लोग 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस में है, यहाँ पे कॉस थीटा प्लस में है, तो ये दोनों कट जाएगा और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया। और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। और यहाँ पे डिवीजन है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का जब हम लोग करेंगे साइन लाएंगे तो ये पलट जाएगा। ठीक है, यानी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। क्लियर है। अब साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो जब हम लोग पी को सॉल्व करके क्या आया, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2। क्लियर है। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्यू को। ठीक है, क्यू का वैल्यू क्यू का दिया हुआ है क्वेश्चन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे सेक थीटा इंटू 1 एंड सेक थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा में जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा मेरा सेक थीटा, और सेक थीटा जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन थीटा में तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी देखिए यहाँ पे ये मेरा तो क्वेश्चन है और यहाँ पे क्वेश्चन को लिखा गया है। ठीक है, तो सेक थीटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो आ गया मेरा सेक थीटा, और सेक थीटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन थीटा में तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस टेन थीटा, क्योंकि सेक थीटा जो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आ गया माइनस टेन थीटा। टेन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आ जाएगा मेरा टेन थीटा, और यहाँ पे टेन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा में तो मेरा टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसलिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हो गया कॉस थीटा। क्लियर है। यहाँ पे प्लस टेन थीटा है और यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे माइनस टेन थीटा है, तो प्लस माइनस यहाँ पे कट गया। यहाँ पे सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा यहाँ पे बचा हुआ है। क्लियर है, तो यहाँ पे इस कॉस थीटा का एलसीएम ले लेंगे, कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और हम लोगों को पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस थीटा है, तो यहाँ पे एक कॉस थीटा कट जाएगा, तो मेरा आंसर क्या बचेगा, कॉस थीटा बचेगा। ठीक है, मेरा पी का वैल्यू निकल गया सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और क्यू का वैल्यू निकल गया कॉस थीटा। ठीक है, तो पी इंटू क्यू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा। क्लियर है, तो यहाँ पे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। जब यहाँ पे एक सेक थीटा निकल करके यहाँ पे कॉस थीटा से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, एक सेक थीटा अभी बचा हुआ रहेगा, तो यहाँ पे एक सेक थीटा यहाँ पे बच गया, नीचे का 2 का 2। ठीक है, तो यहाँ पे पी इंटू क्यू का वैल्यू क्या आ गया, सेक थीटा अपॉन 2। ठीक है ना, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है।
क्लियर है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक प्रदर्शनी में गुरुवार से शुरू होने वाले दिसंबर माह में शनिवार को आगंतुकों की औसत संख्या 254 है, रविवार को आगंतुकों की औसत संख्या 625 है और महीने के अन्य दिनों में आगंतुकों की औसत संख्या x है। यानी अन्य दिन में जो आगंतुकों की औसत संख्या वो पता नहीं है। क्लियर है। यदि पूरे माह में प्रतिदिन आगंतुकों की औसत संख्या 238 रही हो तो x का मान कितना होगा। यानी हम लोग को निकालना है कि महीने के अन्य दिनों में आगंतुकों की औसत संख्या क्या थी। क्लियर है। और हम लोग को पता है कि दिसंबर माह में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। ठीक है ना। अगर आप लोग को याद रखना हो कि किस महीने में 30 दिन होते हैं और किस महीने में 31 दिन होते हैं, तो आप लोग सिंपल सा ट्रिक याद रख सकते हैं कि 30 डे ऑफ सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर। ठीक है। यानी 30 दिन जो होता है सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर में होता है। बाकी बाकी जितने भी महीने बच गए उसमें आप लोग को 31 दिन होगा और केवल 1 फरवरी को छोड़ा करके। ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए ये जो महीना है शुरू हो रहा है गुरुवार से। ठीक है। यानी 1 दिसंबर को हो गया मेरा गुरुवार, 2 दिसंबर को शुक्रवार, 3 को मेरा शनिवार और 4 को मेरा रविवार। ठीक है। देखिए पहले बोल रहा है कि शनिवार को आगंतुकों की औसत संख्या कितना है, 254 है। ठीक है ना। तो इस महीने में टोटल शनिवार कितने पड़ेंगे, तो एक पड़ेगा 3 को, फिर पड़ेगा 10 को, फिर 17 को, फिर 24 को, फिर 31 तारीख को। यानी टोटल 5 शनिवार पड़ेंगे। ठीक है। और टोटल रविवार कितने पड़ेंगे, संडे कितने होंगे, पहला होगा 4 को, फिर 11 को, फिर 18 को, फिर 25 को। यानी टोटल हो जाएगा 4 संडे हो जाएगा। क्लियर है। तो सैटरडे का कुल आगंतुक कितने आएंगे, इसका औसत दिया हुआ है और टोटल मेरा डेज है 5। तो सैटरडे को कुल आगंतुक आएंगे कितना, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी 1270। ठीक है। और संडे को कुल कितने आगंतुक आए, तो यहाँ पे इसका औसत दिया हुआ है 625। ठीक है ना। और टोटल संडे मेरा कितना है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरा संडे को कितना आगंतुक आए 2500। क्लियर है। अब बोल रहा है कि दिसंबर में कुल आगंतुक कितने आए। यहाँ पे दिया हुआ है कि पूरे माह में प्रतिदिन आगंतुकों की औसत संख्या कितनी है, 238। ठीक है। तो दिसंबर में कुल आगंतुक कितने आएंगे, 238 गुने 31 यानी 7378। क्लियर है। अब बोल रहा है कि सैटरडे और संडे के अलावा बचे हुए कितने दिन हैं। ठीक है ना। यहाँ बोल रहा है कि सैटरडे और संडे का तो दे दिया है। अब बोल रहा है कि महीने के अन्य दिनों में आगंतुकों की औसत संख्या क्या थी। ठीक है। ये निकालना है। तो सैटरडे और संडे टोटल मिला के कितने दिन हुए, 9 दिन हुए। और बचे हुए कितने दिन रह गए, तो 31 में से 9 दिन को घटा देंगे यानी 22 दिन। यानी शेष दिन कितना हुआ, 22 दिन। तो शेष 22 दिन के कुल आगंतुक कितना आएंगे, तो जो मेरा 31 दिन का है 7378, इसमें से हम लोग संडे और सैटरडे दोनों का घटा लेंगे। ठीक है। तो मेरा आ जाएगा 3608 और 30 लिए हमारा शेष 22 दिनों का औसत कितना हो जाएगा, तो 3608/22। ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा 164, जो मेरा ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5, 7, 9 AB एक ऐसी 5 अंकों की संख्या है जो 11 और 21 से विभाज्य है, तो a² + b² + ab का मान कितना होगा। क्लियर है। यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है 5, 7, 9 AB जो 11 और 21 से विभाज्य है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 11 से विभाज्य है वो, उस नियम को लगा करके। तो जब ये 11 से विभाज्य होगा तो मेरा इसका जो इवन प्लेसेस पे जो डिजिट होगा उसका सम और जो मेरा ऑड प्लेसेस पे जो मेरा डिजिट होगा उसका सम, दोनों का सम क्या होगा, इक्वल होगा, या फिर दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 11 होगा या फिर 11 का मल्टीपल होगा। क्लियर है। तो देखिए b + 9 + 5 = होगा a + 7 के। ठीक है। यानी a + 7 = b + 9 + 5। क्लियर है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा a - b = 14 - 7 यानी a - b = हो गया 7। क्लियर है। देखिए यहाँ पे a - b = 7 है। इसका सिंपल सा मतलब है कि a मेरा जो होगा उसका वैल्यू b से ज़्यादा होगा। ठीक है। और a और b का जो डिफरेंस कितना होना चाहिए, 7 का होना चाहिए। क्लियर है। अब बोल रहा है कि यह 21 से भी विभाज्य है और इस संख्या को 21 से विभाज्य होने के लिए इस संख्या को 7 और 3 दोनों से विभाज्य होना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 3 से चेक कर लेते हैं। ठीक है। तो इसको 3 से विभाज्य होने के लिए इसका सारे का जो सम होगा वो 3 से विभाज्य होगा। ठीक
ठीक है। तो यहाँ पे 5, 7, 12 और 9, 21, ये तो तीनों का जो सम है 21 है, यानी वो 3 से विभाज्य है। अब यहाँ पे a प्लस b का जो सम होना चाहिए वो 3 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है ना। तो 3 से विभाज्य में कौन सा डिजिट हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, या फिर 18 हो जाएगा, या फिर सो ऑन हो जाएगा। क्लियर है। उसके आगे भी हो सकता है, लेकिन इतना काफ़ी है, ठीक है। यानी a प्लस b का जो सम होना चाहिए या तो 3 होना चाहिए, या फिर 6, या फिर 9, या फिर 12, या फिर 15, या फिर 18, ऐसे करके होना चाहिए। लेकिन इसमें a और b का जो डिफरेंस भी होना चाहिए वो 7 होना चाहिए। यानी हम 3 को अगर तोड़ते हैं a माइनस बी में तो 7 कभी नहीं आएगा, 6 को भी तोड़ेंगे तो मेरा 7 कभी नहीं आएगा, लेकिन अगर हम 9 को तोड़ते हैं तो इसमें 7 जरूर आ जाएगा। यानी 8 में से जब हम लोग 1 को घटाएंगे तो मेरा 7 आ जाएगा, और 8 1 को जोड़ते हैं मैं तो मेरा 9 आ जाता है, जो कि 3 से विभाज्य है। क्लियर है। और a मेरा बड़ा भी है, ठीक है, और b मेरा एक छोटा भी है, ठीक है ना। यानी ये इस कंडीशन को भी फुलफिल कर दे रहा है और 3 से विभाज्यता के नियम को भी फुलफिल कर दे रहा है, ठीक है। अब बचता है 7, ठीक है ना। तब हम लोग 8 और 1 को पुट करके अब हम लोग 7 से डिवाइड करके हम लोग देख लेंगे। क्लियर है। तो जब हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे पूरी कट जाता है, यानी ये जो संख्या है यहाँ पे a का मान कितना होगा, 8 होगा, और b का मान कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है। यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, इसमें जब हम लोग a का वैल्यू 8 पुट करते हैं और b का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो मेरा कितना आता है, 73, जो ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनू ने अपनी कुल बचत को स्कीम ए और बी में 4:5 के अनुपात में अपने अनुपात में प्रत्येक को 1.5 वर्ष के लिए निवेश किया, और स्कीम ए में 20% वार्षिक ब्याज दर थी जो अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती थी, और स्कीम बी में उसी दर से साधारण ब्याज दिया जाता था। यदि परिपक्वता पर उसे दोनों स्कीमों से कुल 12,708 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ तो उसने स्कीम बी में कितनी धनराशि का निवेश किया था। ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि ए और बी में जो यहाँ पे जो पैसा लगाया है उसका अनुपात क्या है, 4:5 है। तो मान लेते हैं कि ए जो है 4x पैसा लगाया है और बी स्कीम में जो पैसा लगाया है वो 5x लगाया है। ठीक है। अब हम लोग स्कीम ए की बात कर लेते हैं जो अर्धवार्षिक कैलकुलेट होती है। ठीक है। जब ये अर्धवार्षिक कैलकुलेट होगी तो यहाँ पे इसका रेट हो जाएगा आधा, यानी 20% से हो गया 10%, और टाइम हो जाएगा दुगुना, यानी 3.5 वर्ष से हो गया सीधे 3 वर्ष। ठीक है। तो इसका इफेक्टिव रेट ऑफ CI निकाल देंगे, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा उसका रेट कितना हो जाएगा, इफेक्टिव रेट। तो यहाँ पे 33.1% हो जाएगा, यानी 10% जब हम लोग निकालेंगे इफेक्टिव रेट ऑफ CI में तो 33.1% हो जाएगा। और इसको निकालने का जो वीडियो है इसके पिछले लेक्चर जो है जिसका जो पिछला लेक्चर है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर जो और भी जो लेक्चर चैनल पे अपलोडेड है उसमें आप लोग देखिएगा। तो इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया है वहाँ पे। ठीक है। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे 33.1 को निकाला गया है। क्लियर है। इन स्कीम बी, इस स्कीम में साधारण ब्याज को, स्कीम बी जो है ये साधारण ब्याज पे कैलकुलेट होता है। ठीक है। तो इसमें रेट हो गया 20%, टाइम हो गया 1.5 वर्ष, यानी 3/2 वर्ष भी लिख सकते हैं इसको। तो इसमें जो इफेक्टिव रेट ऑफ SI होगा तो वो हो जाएगा 20 × 3/2, यानी रेट गुने समय। ठीक है। तो इसका इफेक्टिव रेट ऑफ SI कितना हो गया, 30%। ठीक है। और मेरा इंटरेस्ट ऑफ स्कीम ए प्लस बी कितना गिवन है, 12,708 रुपये, जो यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर है। देखिए अब मेरा यहाँ पे स्कीम ए में जो लगाया गया है कितना, 4x रुपया लगाया गया है, तो 4x का 33.1% जो होगा इतना ब्याज हो जाएगा स्कीम ए का। ठीक है। और स्कीम बी में मेरा 5x है तो 5x का 30% हो जाएगा मेरा स्कीम बी का ब्याज हो जाएगा। ठीक है। तो स्कीम ए और स्कीम बी का जब हम लोग ब्याज को जोड़ते हैं तो ये मेरा टोटल ब्याज इतना आ जाता है। क्लियर है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखिए तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो मेरा x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 4500 रुपया। ठीक है। तो स्कीम ए में कितना पैसा लगा है, तो 4 × x, यानी x का वैल्यू 4500 है तो 4500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी स्कीम ए में मेरा 18,000 रुपया लगा है, और स्कीम बी में मेरा 5 × 4500 यानी 22,500 रुपया लगा है, जो ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माना कि x = √35 + 5√13
माइनस रूट अंडर 35 माइनस 5√13 और y जो गिवन है मेरा 3 माइनस √10 अपॉन 3 प्लस √10 है। यदि x माइनस ए इज इक्वल टू ए प्लस b√10 हो तो a माइनस बी का मान कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे x का कुछ यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है और y का कुछ इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है ना, और इस दोनों को सॉल्व करके हम लोग x माइनस ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है, और x माइनस ए का जब हम लोग करेंगे x माइनस ए करेंगे x माइनस जब y करेंगे यहाँ पे तो a और b का वैल्यू निकल जाएगा, और जब हम लोग a और b का वैल्यू निकल जाएगा तो हम a माइनस बी करके इसका आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है, तो सबसे पहले हम लोग x को सॉल्व कर लेते हैं। तो x यहाँ पे गिवन है रूट अंडर 35 प्लस 5√13 माइनस रूट अंडर 5 माइनस 5√13। क्लियर है, तो इसको हम लोग m मान लेते हैं, इसको हम लोग n मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे a और b ऑलरेडी चर्चा कर चुका है, इसलिए हम लोग इसको m और n मान के चलते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा m है, यहाँ पे n है, तो m माइनस n का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे m स्क्वायर, फिर यहाँ पे n स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस 2mn माइनस 2 इंटू m इंटू n। ठीक है, यानी ये दोनों जब क्या आ जाएगा, एक सिंगल ब्रैकेट में आ जाएगा, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे 35 प्लस 5√13 इंटू 35 माइनस 5√13। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है ये हट जाएगा और इसका भी स्क्वायर रूट यहाँ पे हट जाएगा। क्लियर है, तो दोनों का जब स्क्वायर रूट जब हटता है तो यहाँ पे प्लस 5√13 और यहाँ पे माइनस 5√13 है, तो ये दोनों कट जाएगा। क्लियर है, फिर यहाँ बच जाता है 35 प्लस 35 70, फिर यहाँ पे माइनस 2 इंटू रूट अंडर, अब यहाँ 35 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आ जाएगा 1225, और 35 को जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ माइनस 5√13 में तो मेरा आ जाएगा माइनस 175√13। ठीक है, जब 5√13 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से तो मेरा आ जाएगा एक प्लस 175√13, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5√13 में तो मेरा आ जाएगा माइनस 325। क्लियर है, यहाँ पे माइनस 175√13 और यहाँ पे प्लस 175√13, दोनों क्या हो जाएगा, मेरा कट जाएगा ये प्लस माइनस होने के कारण, और यहाँ पे माइनस है यहाँ पे तो इसमें से ये घटेगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे रूट अंडर 900। ठीक है, और रूट अंडर 900 को जब हम लोग तोड़ेंगे यहाँ पे तो ये किसका स्क्वायर होता है, 30 का स्क्वायर होता है 900, यानी रूट अंडर 900 का कितना वैल्यू हो जाएगा 30। क्लियर है, तो 70 माइनस 2 गुने 30 यानी 70 माइनस 60 इज इक्वल टू 10, यानी मेरा एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा रूट अंडर 10 आ जाएगा। क्लियर है, अब मेरा है y, अब हम लोग y को सॉल्व कर लेते हैं। y मेरा गिवन है 3 माइनस रूट अंडर 10 अपॉन 3 प्लस रूट अंडर 10। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम लोग पहले रेशनलाइज कर लेते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए यहाँ पे 3 प्लस रूट 10 है, तो यहाँ पे 3 माइनस रूट 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 माइनस रूट 10 यहाँ भी है, 3 माइनस रूट 10 यहाँ भी है, यानी 3 माइनस रूट 10 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और रूट अंडर 10 का स्क्वायर हो गया 10। क्लियर है, अब यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 10 माइनस 2ab यानी 2 3 6 रूट 10। क्लियर है, अपॉन 9 में से माइनस 10 चला गया यानी माइनस 1। क्लियर है, यहाँ पे देखिए ये 9 प्लस 10 कितना हो गया 19, यहाँ पे माइनस 1 है यानी ऊपर जाएगा तो इसका ऐसी जगह को चेंज कर देगा, यानी 6 रूट 10 माइनस 19। क्लियर है, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 6 रूट 10 माइनस 19। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब मेरा यहाँ पे x का वैल्यू इतना आ गया और y का वैल्यू इतना आ गया। ठीक है, तो हम लोग x माइनस वाई निकाल सकते हैं। तो x माइनस वाई निकालने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंडर 10 माइनस 6 रूट 10 माइनस 19। क्लियर है, तो रूट 10 में से जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 6 रूट 10 प्लस 19 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 19 माइनस 5 रूट 10। क्लियर है, बाई कंपेयरिंग विद द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में है x माइनस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 10। क्लियर है, ऐसा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ध्यान से x माइनस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 10 है। यहाँ पे मेरा कितना आया 19 माइनस 5 रूट 10। ठीक है ना, यानी a के जगह पे मेरा कितना आ रहा है 19 आ रहा है, और b के जगह पे मेरा कितना आ रहा है 5 आ रहा है। क्लियर है, यानी a का वैल्यू मेरा 19 हो गया, b का वैल्यू मेरा 5 हो गया, माइनस 5 हो जाएगा। क्लियर है, तो a माइनस बी का वैल्यू निकाल लेंगे, 19 माइनस माइनस 5 यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, 19 प्लस 5 24। क्लियर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। देखिए
ये फ्रेंड्स एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो आप लोग इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। फिर भी मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, आप लोग इसको देख लीजिए। अगर कोई दिक्कत होगा तो मुझे बताइएगा कमेंट में, मैं इसको आपको बता दूंगा और समझा दूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित राशि 2.5 वर्षों में 11,132 रुपया हो जाती है और उसी वार्षिक प्रतिशत दर पर 7.5 वर्षों में 14,996 रुपये हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी? ठीक है, तो जो साधारण ब्याज है 15.5 वर्षों में, नहीं 7.5 वर्षों में, 15/2 वर्षों में कितना हो जाता है? 14,996 रुपया ये हो जाता है, यानी ये मिश्रधन है इसका। और 2.5 वर्षों में कितना हो जाता है? 11,132 रुपये। ये भी क्या है? इसका मिश्रधन है। तभी जब 7.5 वर्षों को, जो 7.5 वर्ष को जब हम लोग घटाते हैं 2.5 वर्ष से, तो कितना आता है? 10/2 यानी 5 वर्ष आता है। क्लियर है? तो इतना वर्षों में ये इतना रुपये इसका ब्याज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? 6 में से 2 गया 4, 9 में से 3 गया 6, यहाँ पे 8 में से 9 में से 1 गया 8, यहाँ पे 4 में से 1 गया 3, यानी इतना रुपये ब्याज हो गया। 3,864 रुपये इसका ब्याज हो गया। यानी 5 वर्षों का ब्याज कितना हो गया? 3,864। तो हम लोग इसी में रख के देख लेते हैं। यहाँ पे यदि 5 वर्षों का ब्याज इतना है तो 2.5 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा? 1932 रुपया। क्लियर है? तो 2.5 वर्षों के लिए मूलधन कितना हो जाएगा? देखिए 2.5 वर्षों का यहाँ पे मिश्रधन दिया हुआ है, 2.5 वर्ष का यहाँ पे मूलधन ब्याज आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो जब यहाँ पे मिश्रधन में से जब हम लोग ब्याज को घटा देंगे तो क्या बचेगा? मेरा मूलधन बचेगा। ठीक है, देखिए अब मेरा यहाँ पे ब्याज भी आ गया, यहाँ पे मेरा मूलधन भी आ गया और मेरा समय है 2.5 वर्ष। ठीक है, तो हम लोग दर निकाल सकते हैं, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। क्लिक? ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो मेरा आ जाएगा 8.4%, जो ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार प्रथम 240 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से, अगले 296 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से और अगले 90 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल कितनी है ये निकालना है। क्लियर है? और हम लोग को पता है कि औसत चाल इज इक्वल टू होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है ना? तो यहाँ पे कुल दूरी क्या है? 240 प्लस 256 प्लस 90। ठीक है, तो औसत चाल इज इक्वल टू सारे डिस्टेंस को यहाँ पे जोड़ लिए यहाँ पे बट्टे टोटल समय के लिए यहाँ पे जब जो जितना जो ये जो डिस्टेंस है उसको जब हम लोग डिवाइड कर देंगे इसके स्पीड से तो मेरा समय निकल जाएगा। ठीक है, तो यानी 240 बट्टे 50, 296 बट्टे 80, यहाँ पे 90 बट्टे 60 कर देते हैं। ठीक है, और जब इसको जब पूरे को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा 626 बट्टे 10, यानी 62.6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? ये मेरा औसत चाल हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4.5 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचाइयों वाले 2 ठोस धात्विक लंबवृत्तीय शंकुओं को पिघलाकर एक ठोस गोले में ढाला गया है। ठीक है, अब 3.5 रुपये प्रति 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पॉलिश करने की लागत कितनी होगी ये निकालना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग इसका जो फॉर्मूला होता है वो देख लेते हैं। उनका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया का पाई आर इंटू आर प्लस एल। ठीक है, और इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल और इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वैसे ही स्फीयर का कितना होता है? टोटल सरफेस एरिया का 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम का होता है 4/3 इंटू पाई आर क्यू। क्लियर है? चलिए यहाँ पे 2 कोण दिया हुआ है जिसमें से दोनों का जो त्रिज्या है 4.5 सेंटीमीटर है, लेकिन दोनों का हाइट अलग अलग है। एक का हाइट है 10 सेंटीमीटर और दूसरे का हाइट है 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं एक कोण का। तो 1/3 इंटू पाई इंटू 4.5 इंटू 4.5 इंटू एक जो है मेरा 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पे रख लिए। क्लियर है? जब हम लोग इसको सॉल्व करते तो मेरा आता है 67.5 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वैसे ही वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोण निकाल लेते हैं तो इसका कितना हो जाएगा? 1/3 इंटू पाई इंटू 4.5 इंटू 4.5 इंटू 8। ठीक है, दूसरा मेरा हाइट कितना है? 8 सेंटीमीटर है। क्लियर है? जब हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो मेरा आ जाता है 54.5 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? फिर यहाँ पे टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं फर्स्ट कोण का और सेकंड कोण का। ठीक है,
54 पाई प्लस 67.5 पाई, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाता है दोनों को जोड़ने के बाद 121.5 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे मैंने पाई का वैल्यू को सॉल्व नहीं किया है क्योंकि आगे जा करके ये पाई कट जाने वाला है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल लेते हैं क्योंकि इसी दोनों को पिघला करके ही बनाया गया है, ये वाला स्फीयर बनाया गया है, ठीक है। यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा 4/3 इंटू पाई आर क्यू, और वॉल्यूम ऑफ कोन मेरा कितना आया है 121.5 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी 121.5 पाई अपॉन 10, यानी जब दशमलव हटेगा यहाँ से तो नीचे एक जीरो आ जाएगा। क्लियर है। देखिए ये पाई से ये पाई कट गया, ठीक है, और ये जो 4/3 है यहाँ पे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होके 3 ऊपर चला गया और 4 नीचे चला गया, ठीक है। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आता है 729/8। 729 जो है 9 का क्यूब है और जो मेरा 8 है वो मेरा 2 का क्यूब है, ठीक है। इस तरह से आर मेरा आ जाता है 9/2 यानी 4.5, यानी स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना आ गया 4.5, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसको पॉलिश करना है, ठीक है ना। इसके जो पूरा पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है उसको पॉलिश करना है, तो पूरा पॉलिश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है स्फीयर को उसको निकालना पड़ेगा। इन टोटल सरफेस एरिया निकालने के क्या करेंगे 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। क्लियर है। तो जब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग अभी सॉल्व नहीं करते क्योंकि आगे भी उनको मल्टीप्लाई करना ही है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया इंटू रेट, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया हो गया यहाँ तक, और ये रेट कितना है यानी 3.5 रुपया है 10 सेंटीमीटर का, तो इतना सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा तो 35/10 कर लेंगे, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 89.1 रुपये, ठीक है ना। और हम लोग को इसको निकटतम पूर्णांक में निकालना है तो 89.1 को हम लिख सकते हैं 89 रुपये। क्लियर है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये जो मेरा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है। मोहित और रवि ने इतना के अनुपात में अपने पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया, ठीक है। 4 महीने बाद मोहित ने अपनी पूंजी में 25% की वृद्धि की और रवि ने अपनी पूंजी में 1/5 की कमी की, और 1 वर्ष के अंत में यदि वार्षिक लाभ में बी का हिस्सा, यहाँ पे बी है कौन ये पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बी को रवि मान के भी देखा था यहाँ पे, लेकिन इसका आंसर आ नहीं रहा था। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। यहाँ पे मोहित और रवि है, यहाँ पे बी बोल रहा है, ठीक है। इसलिए क्या है क्वेश्चन ये रॉन्ग क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग इसमें क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, इसमें आपको नंबर मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है 3.5 और यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसको हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। ये इक्वेशन को मैं पढ़ देता हूँ। x² + 3x + 9 अपॉन x² - 25 डिवाइडेड बाई x³ - 27 अपॉन x² + 3x - 10। फिर यहाँ पे है मल्टीप्लाई x - 4 का होल स्क्वायर -1 अपॉन x² - 4, ठीक है। इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद जो होगा x का वैल्यू को पुट करेंगे और उसके बाद मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। देखिए x² + 3x + 9 है यहाँ पे, तो इसको हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं, और यहाँ पे x² - 25 है तो 25 को हम लोग 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए x² - 5²। क्लियर है। डिवाइडेड बाई देखिए यहाँ पे x³ है -27 है, और 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का क्यूब, तो यहाँ पे x³ - 3 का क्यूब लिख लिए यहाँ पे, और यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है x² + 3x - 10 इसको हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं। क्लियर है। इनटू यहाँ पे x - 4 का होल स्क्वायर है और -1 है, यानी 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे x - 4 को मान लेते हैं a और 1 को मान लेते हैं b, तो यहाँ पे a² - b² हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं a + b इंटू a - b, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया a - b इंटू a + b। क्लियर है। और यहाँ पे देखिए x² - 4 है और 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यानी x² - 2 का स्क्वायर। क्लियर है। x² देखिए यहाँ पे इसको हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं x² + 3x + 9, और यहाँ पे x² - 5² को क्या लिख सकते हैं हम लोग x + 5 इंटू x - 5। क्लियर है। यहाँ पे हम जो डिवीजन है इसको हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ये पलट जाएगा। तो पलटेगा तो यहाँ पे ये नीचे वाला जो है पोर्शन ये ऊपर आ जाएगा एज इट इज, और ऊपर वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे है क्या x³ - 3q है,
ठीक है। इसको हम लोग a माइनस बी में इसको तोड़ सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू में। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से x माइनस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 का स्क्वायर 9, क्लियर है। इंटू यहाँ पर देखिए x माइनस 4 माइनस 1 है, तो माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 हो जाएगा, यानी x माइनस 5 हो गया यहाँ पे, और x माइनस 3 हो गया। माइनस 4 में से 1 गया, माइनस 3 बचा, यानी x माइनस 3 हो गया, क्लियर है। और एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, क्लियर है। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 जो है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 के बराबर है, यानी इसको और इसको हम लोग काट लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे x माइनस 5 है और यहाँ भी x माइनस 5 है, इस दोनों को हम लोग काट लेते हैं, क्लियर है। यहाँ पे x माइनस 3 है, यहाँ भी x माइनस 3 है, इस दोनों को हम लोग काट लेते हैं, क्लियर है। और मेरा क्या बचता है 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर। देखिए अब हम लोग इसको फैक्टराइज करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 को फैक्टराइज करना है, क्लियर है। इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 10 में, तो यहाँ पे 10x स्क्वायर हो गया, और 10x स्क्वायर को हम लोग इस तरह से तोड़ना है कि उसको जोड़ने के बाद मेरा 3x आ जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा 10 माइनस 10x स्क्वायर आ जाए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको 5 और 2 में तोड़ लेते हैं। तो 5x माइनस 2x को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो मेरा माइनस 10x स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह से जब हम इसको जब हम लोग तोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, x को जब हम लोग कॉमन ले लेते हैं x, और यहाँ भी 5x में से x कॉमन ले लिए, तो x कॉमन आ गया, यानी x इंटू एक्स प्लस 5 माइनस इसमें से माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 2 जब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे x प्लस 5 आ जाएगा, क्लियर है। तो इसको हम लोग एज इट इज लिख लीजिए इसको हम लोग, ठीक है। फिर यहाँ भी हम लोग इसको एज इट इज लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x प्लस 5 और यहाँ पे x प्लस 5 दोनों क्या है, कॉमन है मेरा, और यहाँ पे x माइनस 2 है, तो x प्लस 5 को हम लोग कॉमन ले लिए यहाँ पे, तो x माइनस 2 यहाँ पे आ गया, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 अपॉन नीचे जो दिया हुआ है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, इसको हम लोग एज इट इज लिख लेंगे, क्लियर है। अब ऊपर देखिए, ऊपर में x माइनस 2 है, नीचे भी x माइनस 2 है, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पे x प्लस 5 है, यहाँ पे x प्लस 5 है, ये दोनों कट जाएगा, क्लियर है। तो मेरा क्या बचता है 1 अपॉन एक्स प्लस 2 बचता है, और x का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है 3.5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3.5 को रखेंगे जब हम लोग, कितना बचेगा 1 अपॉन 5.5 बचेगा, ठीक है। 1 अपॉन 5.5 बचेगा, तो ये जब दशमलव हटेगा तो ऊपर में एक जीरो चला जाएगा, तो यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 11 55, यानी 2/11, जो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है ट्रायंगल ABC में D और E क्रमशः भुजाओं AB और BC पर इस प्रकार स्थित बिंदु है कि D पैरेलल टू AC है तथा BD और AD का अनुपात 2:5 है। यदि ट्रायंगल BED का क्षेत्रफल चतुर्भुज ACED के क्षेत्रफल से k% कम हो तो k का मान निम्नलिखित में से किसके निकटतम होगा, ठीक है। यानी हम लोगों को k का वैल्यू निकालना है, क्लियर है। ये मेरा जो ट्रायंगल हो गया ABC, और मेरा AB और BC पे मेरा 2 पॉइंट है D और E, और दोनों को जब हम लोग मिलाते हैं तो DE पैरेलल टू AC है, जो मेरा गिवन है, क्लियर है। और BD रेशियो AD मेरा दिया हुआ है 2:5, क्लियर है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है k% कम है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है BED वो मेरा ACED से k% कम है, यानी k% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, k/100 लिख सकते हैं, यानी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ACED इज इक्वल टू 100, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल टू 100 माइनस k, यानी k कमी है तो कितना होगा, 100 में से k को हटा देंगे तो उतना मेरा एरिया आ जाएगा ट्रायंगल BED का, क्लियर है। देखिए ये जो मेरा जो है, अगर किसी ट्रायंगल के किसी दो साइड पे अगर दो बिंदु इस तरह से है कि उसको दोनों जोड़ने के बाद उस ट्रायंगल के किसी एक साइड से किसी एक साइड के पैरेलल हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं थेल्स थ्योरम, ठीक है ना। और थेल्स थ्योरम के अनुसार उस साइड का जो रेशियो होगा उसका स्क्वायर उसके ट्रायंगल के रेशियो के बराबर, उस ट्रायंगल उसमें जो 2 ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। वो जो ट्रायंगल है, जैसे ट्रायंगल BDE है ना, और ट्रायंगल BCA है या फिर BAC बोल सकते हैं, ठीक है ना। इस दोनों ट्रायंगल का जो रेशियो होगा, और इसके किसी भी जो साइड है यहाँ पे जो BD और यहाँ पे क्या है AB है, इसके साइड के रेशियो के
रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC, ठीक है, इसका जो रेशियो होगा वो मेरा BD का रेशियो और BA का रेशियो या फिर AB का रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर है। और मेरा BD दिया हुआ है कितना, 2 दिया हुआ है, और मेरा AB यहाँ पे कितना दिया हुआ है, BD और प्लस AD को जो जोड़ेंगे तो मेरा AB निकल जाएगा, यानी AB कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है। तो यानी 2 का स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर, यानी 4/49 हो जाएगा। क्लियर है। इसको हम लोग ऐसे एज इट इज लिख लिए, यहाँ पे इसको हम लोग इस साइड ले जाके एज इट इज लिख लिए। क्लियर है। यानी 4/49 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC। क्लियर है। अब एरिया देखिए 4/49 यानी 4/49 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, और एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC को क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC को हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACED। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल और ये ट्रायंगल का एरिया जो जोड़ेंगे तो मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल का निकल जाएगा। ठीक है, ये जो बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ABC का, इसका हम लोग एरिया निकल जाएगा। क्लियर है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लिए। ठीक है, अब सबका वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 माइनस के हो गया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE कितना है मेरा 100 माइनस के, यहाँ भी इसका वैल्यू पुट कर दिए, और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ACED का वैल्यू कितना है 100, यानी यहाँ पे 100 पुट कर दिया। क्लियर है। देखिए अब यहाँ पे इसको लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 प्लस 100 200 हो जाएगा, तो 4 दूने 800 और यहाँ पे -4 के। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4900 यानी -49 के। ठीक है, और इस तरह से जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो मेरा के का वैल्यू कितना आता है 91.1। ठीक है, जो मेरा के का वैल्यू आता है जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। क्लियर है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधा की आय 45,000 है जो कि सुरभि की आय से 20% कम है, और सुरभि का जो व्यय है 48,000 है जो राधा के व्यय से 25% अधिक है। सुरभि और राधा की बचत के बीच कितना अंतर है ये निकालना है। ठीक है, देखिए राधा की आय मेरा दिया हुआ है 45%, लेकिन जो सुरभि की जो आय है वो जो राधा की जो आय है वो सुरभि की आय से 20% कम है, यानी 20% इक्वल टू क्या होता है 1/5। ठीक है, तो 1/5 होता है, यानी सुरभि की आय अगर 5 है तो इससे 1 कम होगी राधा की आय, यानी 4 हो गया राधा की आय। ठीक है, तो 4 इज इक्वल टू 45,000, तो 5 इज इक्वल टू 56,250, और 5 किसके बराबर है, सुरभि के आय की बराबर है, इसलिए सुरभि का आय कितना हो गया 56,250 रुपये। ठीक है, और सुरभि का व्यय दिया हुआ है 48,000 रुपया। क्लियर है, यहाँ पे लिख लिए सुरभि का व्यय लिख लिया यहाँ पे। ठीक है ना, और बोल रहा है कि जो राधा का व्यय है, जो सुरभि का जो व्यय है वो राधा के व्यय से 25% अधिक है। ठीक है ना, यानी राधा का व्यय हमको निकालना पड़ेगा, तो 25% इक्वल टू क्या होता है 1/4 होता है, इसका फ्रैक्शन, इस परसेंटेज का फ्रैक्शन क्या होता है 1/4 होता है, यानी 4 जो है राधा का व्यय है, यानी उससे 1 ज़्यादा होगा सुरभि का व्यय। क्लियर है, तो सुरभि का व्यय निकाल लेंगे यहाँ से हम लोग, यानी 5 जो है सुरभि के व्यय के बराबर है, यदि 5 इक्वल टू 48,000 तो 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 38,400। क्लियर है। देखिए अब हम लोग को राधा की बचत निकालनी है, राधा का आय इतना है, उसका खर्चा हो गया 38,400। ठीक है, जिसका बचत कितना हो जाएगा 6,600 रुपया। क्लियर है, सुरभि का बचत निकाल लेंगे हम लोग, सुरभि का आय इतना है और सुरभि का व्यय कितना है 48,000 रुपया। क्लियर है, तो जब इसको हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8,250 रुपया, और बोल रहा है कि दोनों के बचत में कितना अंतर है, तो इसका बचत हो गया 6,600, इसका बचत हो गया 8,250, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो मेरा आ जाएगा 1,650 रुपया, जो ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। क्लियर है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेज का क्रय मूल्य एक कुर्सी के क्रय मूल्य से 800 रुपया अधिक है। यदि मेज के 10% की हानि पर बेचा जाए और कुर्सी को 40% के लाभ पर बेचा जाए तो पूरे सौदे में 10% का कुल लाभ होता है। ठीक है, तो मेज का लागत मूल्य कितना होगा। क्लियर है, यानी CP ऑफ चेयर, यानी कुर्सी का क्रय मूल्य मान लेते हैं कितना है x है, तो मेरा टेबल यानी मेज का जो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा x प्लस
800 यानी 800, ठीक है, यानी 800। क्लियर है। यहाँ पहले ही बोल चुका है कि कुर्सी का जो क्रय मूल्य है वो उससे ज़्यादा है मेज का क्रय मूल्य। कितना ज़्यादा है? तो 800। देन टेबल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? x प्लस 800। क्लियर है। अब बोल रहा है कि यदि मेज को 10% की हानि पे बेचा जाता है, यानी इसका जो सीपी दिया हुआ है यहाँ पे और इसका हानि परसेंटेज दिया हुआ है, तो इसका हम लोग एसपी निकाल सकते हैं। तो जब हम लोग इसका एसपी निकालते हैं तो कितना आता है? यानी सीपी का 10% की हानि पे यानी 90% इज इक्वल टू 9x प्लस 7200 अपॉन 10। क्लियर है। अब यहाँ पे एसपी ऑफ चेयर निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए सीपी ऑफ चेयर मेरा x मान के रखे हैं और इस पे कितना का लाभ होता है? 40% का लाभ होता है इसको बेचने पे। तो इसका एसपी कितना हो जाएगा? यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? x का 140% इज इक्वल टू 14x/10। क्लियर है। अब नीचे देख लीजिए, यहाँ पे ये बोल रहा है कि कुल सौदे में, यहाँ बोल रहा है कि पूरे सौदे में 10% का लाभ होता है, यानी दोनों को खरीदने और बेचने में तो कितना का लाभ होता है? 10% का लाभ होता है। तो यहाँ पे सीपी ऑफ चेयर प्लस टेबल कितना हो जाएगा? x प्लस 100 यानी 2x प्लस 800। क्लियर है। अब एसपी ऑफ चेयर प्लस टेबल कितना हो जाएगा? तो एक का एसपी आया है इतना और एक का एसपी आया है इतना, दोनों को क्या करते हैं हम लोग? जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ने का कितना आता है? 23x प्लस 7200/10। क्लियर है। देखिए, और इस दोनों को यहाँ पे बेचने पे और इसको यहाँ पे खरीदने पे इतना का खर्चा आता है। तो जब हम लोग क्या करेंगे, जो ये मेरा क्या है, या तो हम लोग इसमें से इसको घटा करके, अगर हम लोग इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरा? इसका लाभ आ जाएगा और उसके बाद इसका हम लोग परसेंटेज के इक्वल कर सकते हैं, या फिर सीपी का हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको 10% का लाभ होता है, यानी सीपी का 110% निकालते हैं तो ये मेरा इसके एसपी के बराबर हो जाएगा। ठीक है। यानी मेरा सीपी दिया हुआ है और मेरा प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 10% का, तो इसका हम लोग एसपी नहीं निकाल सकते हैं। ठीक उसी तरह से हम लोग इसको बैठा करके, यानी सीपी ये हो गया, टोटल सीपी ये हो गया, और पूरे सौदे पे हम लोग 10% का लाभ होता है, यानी 100, यानी कितना हो गया? 10% का लाभ यानी 110 रुपया। ठीक है। यानी 2x प्लस 800 का 110% इज इक्वल टू 23x प्लस 7200/10। ठीक है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो चेयर का सीपी कितना आ जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 1600 रुपया, और टेबल का सीपी कितना आ जाएगा? यानी 1600 प्लस 800 यानी 2400 रुपया। एक का वैल्यू कितना आया? 1600 आया है। तो ये जो मेरा हमको चेयर का मान के रखे थे कि चेयर का क्रय मूल्य कितना है, x माने थे, तो यहाँ पे x का वैल्यू 1600 यानी सीपी हो गया 1600 और टेबल का सीपी हो गया 1600 प्लस 800 यानी 2400, यानी ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी ए एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है और 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी बी को 18 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है। रेलगाड़ी बी रेलगाड़ी ए के विपरीत दिशा में चल रही है और रेलगाड़ी बी जो है समान दिशा में 52 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी सी को कितने समयों में पार कर लेगी? क्लियर है। देखिए यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन ए मेरा दिया हुआ है 48 किलोमीटर पर आवर, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, तो कितना आता है? 40/3 मीटर पर सेकंड। और इसका लेंथ ऑफ ट्रेन कितना दिया हुआ है? इसका लेंथ ऑफ ट्रेन दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसका मेरा स्पीड दिया हुआ है और इसमें और एक खंबे को पार करने में समय मेरा 24 सेकंड है। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी स्पीड गुना टाइम करेंगे, तो मेरा डिस्टेंस निकल जाएगा यहाँ पे, यानी 320 मीटर ट्रेन का लेंथ हो जाएगा। क्लियर है। अब लेंथ ऑफ ट्रेन मेरा ट्रेन बी का दिया हुआ है, लेंथ ऑफ ट्रेन बी मेरा कितना दिया हुआ है? 280 मीटर। ठीक है ना। और बोल रहा है कि टोटल स्पीड ऑफ ट्रेन ए प्लस बी। देखिए लेंथ ऑफ ट्रेन बी मेरा 280 मीटर दिया हुआ है। ठीक है। और बोल रहा है कि 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी बी को 18 सेकंड में पूरी तरह पार कर जाती है। यानी रेलगाड़ी ए जो है रेलगाड़ी बी को क्या करती है? पार कर जाती है कितने सेकंड में? 18 सेकंड में। जबकि क्या है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट ट्रेवल कर रहा है। ठीक है। एक अगर इधर से है तो दूसरा इधर से है। ठीक है। क्लियर है। तो इसलिए मेरा क्या हो जाएगा? टोटल स्पीड ऑफ ट्रेन ए प्लस बी कितना हो जाएगा? सबसे पहले इसके जो लेंथ है उसको जोड़ लेंगे, और लेंथ को जोड़ने के बाद जो टोटल मेरा टाइम कितना है 18 सेकंड है, उससे हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे, तो मेरा टोटल स्पीड निकल जाएगा किसका? ट्रेन ए प्लस बी का। ठीक है। क्योंकि जब दो ट्रेनें जब विपरीत दिशा में जब चल रही होती हैं तो दोनों का स्पीड क्या होता है? जुट जाता है। ठीक है। तो इसलिए जो टोटल स्पीड ऑफ ट्रेन ए प्लस बी होगा वो दोनों का जो
ट्रेन का जो स्पीड ए होगा और ट्रेन का जो स्पीड बी होगा दोनों का जोड़ करके आया होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये निकल जाएगा कितना, 100/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन बी कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन बी जो है वो, ये तो मेरा टोटल है, मेरा ए प्लस बी दोनों का है, तो इसमें से हम लोग ए को घटा लेंगे तो क्या मेरा बी का निकल जाएगा, यानी ए का मेरा दिया हुआ 40/3 मीटर पर सेकेंड। तो टोटल में से जब हम लोग घटा लेते हैं ए को तो मेरा आ जाता है 20 मीटर पर सेकेंड, जो मेरा स्पीड ऑफ ट्रेन बी है। है। अब बोल रहा है कि एक और ट्रेन जो सी है जो सेम डायरेक्शन में है, बी के सेम डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो जब बी के जब सेम डायरेक्शन में है तो बोल रहा है कि जो ट्रेन बी है वो ट्रेन सी को कितने सेकंड में क्रॉस कर जाएगी या फिर पार कर जाएगी, ठीक है ना। और लेंथ ऑफ ट्रेन सी मेरा दिया हुआ है 220 मीटर, ठीक है। और जब दोनों ट्रेन जब सेम डायरेक्शन में होती है तो दोनों का जो स्पीड होता है वो घट जाता है, क्लियर है। तो टोटल स्पीड ऑफ ट्रेन बी प्लस सी कितना हो जाएगा, यानी 20 - 130/9, यानी ये मेरा बी का स्पीड है, मेरा सी का स्पीड है, तो दोनों जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50/9 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। और टोटल लेंथ ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा बी प्लस सी, यानी ट्रेन बी का और ट्रेन सी का लेंथ कितना हो जाएगा 220 मीटर, 220 मीटर हो गया ट्रेन सी का, और ट्रेन बी का हो गया 280 मीटर, क्लियर है। तो दोनों को जब ऐड करते हैं तो मेरा आ जाता है 500 मीटर, क्लियर है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा बी एक दूसरे को क्रॉस करने में, यानी सी को वो कितने देर में क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड, क्लियर है। 500/50 × 9, क्लियर है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा 90 सेकंड, ठीक है। और 90 सेकंड को जब हम कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में तो मेरा आ जाएगा 1.5 मिनट, ठीक है। और यहाँ पे आंसर भी मांग रहा है मिनट में ही, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त में ए बी एक व्यास है और पी सी वृत्त के बिंदु सी पर एक स्पर्श रेखा है, ठीक है ना। ये मेरा वृत्त है, ठीक है ना, और यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है, जो इस पे एक स्पर्श रेखा पीसी है और ए बी मेरा इसका व्यास है, ठीक है। जहाँ पी वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु है और बी ए को बढ़ाने पर स्पर्श रेखा पीसी से पी पर मिलती है। यदि एंगल एपीसी इज इक्वल टू 29 डिग्री हो तो एंगल एसीपी की माप अंशों में कितनी होगी, ठीक है। यानी ए बी मेरा डायमीटर था और सी मेरा पॉइंट था सर्कल पे। जब यहाँ से जब एक पीसी लाइन जब खींचते हैं और ए बी को जब बढ़ाते हैं तो जाके मेरा पी पे जाके मिलता है, ठीक है ना। और एंगल मेरा ए पी और सी मेरा 29 डिग्री दिया हुआ है, क्लियर है। और एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे अगर मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर ये जो मेरा ट्रायंगल है और जो मेरा ए बी जो मेरा डायमीटर है, जो मेरा डायमीटर होगा वो मेरा सेंटर से पास कर रहा होगा ना। तो मान लेते हैं वो सेंटर ओ है वो, ठीक है। वो जो मेरा सर्कल का जो सेंटर क्या है ओ है, और इस ओ से जो मेरा जो स्पर्श रेखा है उस पर एक हम लोग परपेंडिकुलर लाइन खींच लेते हैं, या फिर उसको जब हम लोग कनेक्ट करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, जो ये मेरा नियम होता है कि कोई भी जो स्पर्श रेखा है अगर सेंटर से आती हुई अगर उस पर टच होती है तो वो मेरा क्या होती है, लंबवत रेखा होती है, यानी परपेंडिकुलर होती है, यानी ओ सी इज परपेंडिकुलर टू पी सी हो जाएगा, ठीक है। ओ सी मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा पी सी के, क्योंकि ये सेंटर से आ रही है, ठीक है ना। और इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एंगल इन ट्रायंगल सीओपी में देखिए एंगल ओ सी और पी मेरा हो गया 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे ये स्पर्श कर रहा है और ये मेरा सेंटर से आ रहा है इसलिए, ठीक है। ये जो मेरा 90 डिग्री हो गया, ये मेरा जब 29 डिग्री हो गया तो एंगल ओ कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल ओ, ये वाला जो मेरा एंगल ओ निकलेगा 90 + 29 कितना हो गया 119 डिग्री, ठीक है ना। और एंगल 180 में से घटा लेगा, यानी 180 में से जब हम लोग घटा लेंगे कितना आएगा 61 डिग्री आ जाएगा। चलिए इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ से समझाने से शायद आप लोग समझ में कहीं नहीं आए। देखिए एंगल ओ सी पी इज इक्वल टू मेरा 90 डिग्री हो गया, क्लियर है। एंगल सी ओ पी निकाल लेते हैं, ठीक है। एंगल सी ओ पी क्या हो जाएगा मेरा 180 में से इन ट्रायंगल सी ओ पी में इसका एंगल और इसके एंगल का जो सम होगा 180 में से जब घटा लेंगे तो ये वाला मेरा एंगल निकल जाएगा, क्लियर है। यानी 180 - 90 + 29 यानी 119, जब घटाएंगे तो मेरा आ जाएगा 61 डिग्री, क्लियर है। आगे देखिए, अब जो ट्रायंगल ACO में देख रहे हैं, यहाँ पे ACO में OA और OC, OA या फिर OC जो है मेरा क्या है, मेरा दोनों इक्वल है,
ठीक है। जब जब मेरा एंगल ओ ए साइड ओ ए और ओ सी जो मेरा इक्वल रहेगा तो ये वाला एंगल ए और एंगल ओ सी ए दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। यानी एंगल ओ ए सी और एंगल ए सी ओ ये दोनों क्या होगा, मेरा इक्वल होगा। ठीक है, इक्वल होगा ना, ये दोनों इक्वल होगा। और साथ ही साथ ये जो मेरा एंगल है, ये वाला जो मेरा एंगल है सी ओ पी, ये मेरा इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ट्रायंगल ए सी ओ का जो मेरा ट्रायंगल है, ये वाला जो एंगल हो जाएगा मेरा सी ओ पी, ये मेरा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको कि एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू एंगल सी ओ पी। ठीक है, एंगल सी ओ पी क्लियर है। और एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ए सी ओ दोनों मेरा इक्वल होगा, क्योंकि ओ ए और सी ओ मेरा रेडियस है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एंगल ए सी ओ को 2 इंटू एंगल ए सी ओ लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तो मेरा सेम ही है। तो 2 इंटू एंगल ए सी ओ लिख सकते हैं दोनों जोड़ने पे। ठीक है ना, और मेरा सी ओ पी मेरा आया कितना है, 61 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 61 डिग्री। तो एंगल ए सी ओ कितना हो जाएगा, ये 2 आके इधर डिवाइड कर देगा, यानी 30.5, यानी 30.5 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, जो मेरा ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक विशेष कार्य को क्रमशः 15 दिन और x दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्लियर है, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, देखिए यहाँ पे 15 दिनों और x दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी ए से 25% कम कुशल है। सभी तीनों ने 4 दिन तक लगातार मिलकर काम किया और शेष कार्य को बी और सी मिलकर आगे 4 दिनों में पूरा करेंगे। क्लियर है, तो बी अकेले मूल कार्य का 25% भाग कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये हम लोग को निकालना है। क्लियर है, देखिए ए का दिया हुआ है 15 दिन और बी का दिया हुआ है मेरा x दिन। ठीक है, और सी का हमको पता नहीं है। ठीक है ना, ये सिर्फ दिया हुआ है सी और ए का जो कार्य क्षमता है, यानी जो इफिशियंसी है, उसका रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, यदि सी और ए यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे ए मान लेते हैं कि मेरा 100% कुशल है, तो मेरा सी कितना होगा, उससे 25% कम कुशल होगा, यानी 75 कुशल होगा। ठीक है, तो दोनों का जब रेशियो लेंगे यहाँ पे तो 3:4 आ जाएगा। ये मेरा इफिशियंसी का रेशियो होगा, तो मेरा टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, ठीक इसके उल्टा टाइम का रेशियो हो जाएगा, यानी 4:3। यानी ए जो है समय लेता है 3 दिन, तो मेरा सी समय लेता है 4 दिन। और यहाँ पे ए का समय दिया हुआ है 15 दिन, यानी 3 = 15, तो 4 = कितना हो जाएगा, 20 दिन। यानी सी मेरा कितना लेता है, टोटल मेरा 20 दिन समय लेता है कार्य को पूरा करने में, यानी सी = यहाँ 20 दिन हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि ए बी सी ने मिलकर 4 दिन तक कार्य किया है। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एफिशिएंसी कितना हो गया, 4x + 3x 7x + 60, यानी ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 60 + 7x। और ये जब 4 दिनों तक जब कार्य करेंगे तो 4 × 60 + 7x। क्लियर है, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 240 + 28x हो जाएगा। क्लियर है, तो अब शेष कार्य कितना बच गया, देखिए टोटल कार्य मेरा 60x है। ठीक है ना, और 4 दिन तक जब कार्य करते हैं तो मेरा इतना काम तो हो गया, 240 + 28x, तो 60x में से इसको हटा लेंगे हम लोग, तो मेरा शेष कार्य निकल जाएगा, यानी 60x - 28x - 240। ठीक है, तो कितना बच गया, तो मेरा बच गया 32x - 240। क्लियर है, बी सी द्वारा किया गया कार्य कितना है। ठीक है ना, अब बोल रहा है आगे कि बी और सी मिलकर के आगे 4 दिनों में काम को पूरा कर देते हैं। ठीक है ना, यानी बाकी जितना काम बच गया, शेष कार्य कितना बच गया, 32x - 40, ये काम बच गया है। ठीक है ना, और इसी को कौन करते हैं पूरा, इसी को काम करते हैं पूरा बी और सी मिल करके करते हैं। लेकिन बी और सी का हमको एफिशिएंसी तो पता ही है, बी का एफिशिएंसी कितना है 60x है, और सी की एफिशिएंसी कितना है मेरा 3x है। ठीक है ना, यानी 4 दिन में जितना काम करेंगे, ये जो मेरा शेष कार्य है उस कार्य के बराबर होगा। क्लियर है, तो 4 × 60 + 3x, तो इसको मल्टीप्लाई कर ले तो 240 + 12x हो गया। यानी ये जो मेरा जो काम किए, ये जो मेरा शेष कार्य बचा, ये दोनों का क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू निकल जाएगा, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो मेरा कार्य किए और जो मेरा शेष कार्य बचा, दोनों क्या है, बराबर है। इसलिए
12x प्लस 240 इज इक्वल टू 32x माइनस 240। ठीक है, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू मेरा कितना आता है, 24 दिन आता है। ठीक है ना, और x माने किसको है, x माने हैं हम लोग b का। ठीक है, यानी b जो है 24 दिन का समय लेता है। क्या b जो है 24 दिन का समय लेता है काम को पूरा करने में। ठीक है ना, हम लोग डायरेक्टली आंसर यहीं से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा निकल जाएगा। देखिए ये एक काम को पूरा करने में कितना दिन का समय लेता है, 24 दिन का। बी जो है 24 दिन का समय लेता है एक काम को पूरा करने में, यानी 25% का भाग का मतलब कितना हो गया, यानी 1/4 काम को करना है। यानी कि 1/4 काम करना होगा तो कितना समय लेगा, 1/4 ही समय लेगा। ठीक है ना, जब काम कम है तो समय भी कम लेगा। यानी जो एक काम को पूरा करने वाले ले रहा है 24 दिन, तो 1/4 काम को पूरा करने के लिए 4 से भाग कर देंगे 24 में, तो कितना आ जाएगा, 6 दिन आ जाएगा मेरा। ठीक है, आंसर यहीं से निकाल सकते थे हम लोग। ठीक है, लेकिन हम लोग आगे करके देख भी लेते हैं कि बी का कार्य क्षमता कितना आ गया। नहीं, बी का कार्य क्षमता नहीं है यहाँ पे। देखिए ये बी का कार्य क्षमता नहीं है, ये बी के द्वारा लिया गया समय है। ये जो है बी के द्वारा जो लिया गया समय है, क्या है, बी के द्वारा लिया गया समय है। एक मिनट रुक जाइए, बी का लिया गया समय, लिया ये बी के द्वारा लिया गया समय है। लिया गया समय है, क्लियर है। देखिए बी के द्वारा लिया गया समय कितना है, 24 दिन। ठीक है ना, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, जो मेरा यहाँ पे दिया हुआ है 60x दिया हुआ है, यहाँ पे 60x 60 गुने 24 करेंगे तो मेरा टोटल वर्क आ जाएगा यहाँ पे। और बोल रहा है कि टोटल वर्क का 25% ही काम करना है ना बी के द्वारा। ठीक है, तो 1440 का 25% निकालेंगे कितना आया, 360 काम। तो बी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, तो टोटल काम बटे बी का एफिशिएंसी कितना है, 60x है। बी का एफिशिएंसी 60 है यहाँ पे। देखिए बी का एफिशिएंसी कितना है यहाँ पे, 60 है कार्य क्षमता, तो उस 60 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, कितना आया, 6 दिन। हम लोग यहाँ से भी 6 दिन निकाल सकते हैं, फिर यहाँ पे 24 में सीधे हम लोग 4 से डिवाइड कर देते हैं तो मेरा 6 दिन आ जाता है। ठीक है, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी एक निकास पाइप है। ठीक है ना, तीनों पाइपों को 15 घंटे तक एक साथ खोलने पर टंकी का 7/20 भाग भरा जा सकता है। तो पाइप सी एक टैंक के 1/3 भाग को खाली करने में कितना समय लेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव लिखने का मतलब ये है कि ये जो दोनों पाइप है ये भरती है, और यहाँ पर नेगेटिव लिखने का मतलब ये है कि ये जो पाइप है ये खाली करती है। क्लियर है, यदि ए जो है 20 घंटे का समय लेती है और बी जो है 25 घंटे का समय लेती है। ठीक है, लेकिन सी के बारे में हमको पता नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है कि तीनों पाइप यानी ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों को अगर हम खोल देते हैं एक साथ तो वह 15 घंटे में क्या करती है, 7/20 भाग को भर सकती है। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तीनों का कितना घंटे लेगा वो काम को पूरा करने के लिए। यानी 7/20 भाग को भरने में कितना समय लेता है, 15 घंटे। तो वह एक भाग को भरने में कितना समय लेगा, 15/7 गुने 20, यानी 300/7 घंटे का समय लेगा वो टोटल उस पूरे भाग को भरने के लिए। ठीक है, तो 300/7 इसको हम लोग फ्रैक्शन में जब हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे पूर्णांक में, तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सारे में। ठीक है, सारे में 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो गया, ये 300 हो गया, 25 सत्ते 175 हो गया, 20 सत्ते 140 हो गया। ठीक है, और इस बात का यहाँ पे हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लास्ट में जहाँ भी हमको काम जब निकालना होगा वहाँ पे हम 7 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे हम लोग 7 से मल्टीप्लाई इसलिए किए हैं ताकि मेरा जो एलसीएम लेना हो या फिर आगे जो काम करना हो या फिर आगे जो भी कैलकुलेशन करना हो वो मेरा आसान हो जाए। ठीक है ना, तो पहले 7 से मल्टीप्लाई कर देते, लास्ट में 7 से डिवाइड कर देंगे, वो आंसर मेरा आ जाएगा। क्लियर है, देखिए 140, 175 और 300 का हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लिए तो कितना आया, 2100 मेरा एलसीएम आ गया। क्लियर है, तो यहाँ पे इसका एफिशिएंसी कितना आया, ए का एफिशिएंसी आ गया 15, बी का एफिशिएंसी आ गया मेरा 12 और ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी आ गया मेरा 7।
ठीक है। ये मेरा कम इसलिए है क्योंकि इसमें सी का जो कार्य क्षमता है वो माइनस में है, इसलिए वो कम कर दे रहा है ओवरऑल, ठीक है। यानी मेरा सी का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 15 12 27, इसमें से 7 को हटा देंगे, यानी 20 जो है, 20 जो समय लेगा कितना, सी का क्या होगा, ये कार्य क्षमता होगा, ठीक है। सी का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 20। क्लियर है। अब टैंक का 1/3 भाग जो है भरना है किसको, खाली करना है सी को, यानी टैंक क्या करता है, खाली करता है, तो 1/3 भाग जो है वो खाली करेगा। और टोटल टैंक का कैपेसिटी कितना है, 2100 है, यानी 2100 का 1/3 कितना हो जाएगा, 700, ठीक है ना। तो सी के द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, सी का एफिशिएंसी हमको पता ही है 20। क्लियर है। तो 700 भागे 20, और यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किए थे तो यहाँ पे 7 से डिवाइड भी कर देंगे, तो कितना आएगा, मेरा 5 दिन में मेरा आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। कि नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा एक पैराग्राफ है, दिए गए दंड आलेख का अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। पैराग्राफ में 2018 से 2021 तक कंपनी एबीसी का राजस्व और व्यय करोड़ रुपए में प्रदर्शित किया गया है। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो यहाँ पे नहीं बुझा रहा है उसको यहाँ पे ऊपर हम लिख दिए हैं, ठीक है। 2018 और 2020 में कंपनी का कुल राजस्व कितना है, देखिए 2018 और 2020 में कंपनी का कुल राजस्व 2019, 2020 और 2021 में कंपनी के कुल व्यय से कितने प्रतिशत कम था, ठीक है ना, ये निकालना है, ठीक है ना। और इसको 1 स्थान तक पूर्णांकित भी करना है। क्लियर है। तो 2018 और 2020 में कुल राजस्व कितना है वो लिख लेते हैं। राजस्व को लिखा गया है ग्रीन कलर से, ठीक है, या फिर ब्लू कलर से लिखा गया है। तो जो राजस्व है मेरा ये वाला है, 2018 में मेरा 500 है, 2020 में मेरा 625 है, ठीक है। दोनों को जोड़ लेते हैं, मेरा कितना है 1125। 2019, 2020, 2021 में कुल व्यय कितना है, जो मेरा पीला कलर से है, तो ये है 300, ये है 440 और ये है 560। तो जब तीनों को जब जोड़ते हैं तो आ जाता है 1300, ठीक है ना। तो जो मेरा राजस्व में कुल कमी कितना है, तो 1300 में से जब घटा लेंगे 1125 को तो मेरा 175 आ जाएगा, कमी आ जाएगा। तो परसेंटेज कमी निकालना है, तो 175/1300 × 100 जो करेंगे तो मेरा आ जाएगा 13.46%, ठीक है ना। तो जब इसको जब हम पूर्णांकित करेंगे एक स्थान तक, तो ये हम लोग इसको 13.5 लिख सकते हैं, ठीक है ना, जो ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। क्लियर है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना कि x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 34, 38 और 85 से भाग देने पर क्रमशः 25, 29 और 76 शेषफल बचता है, और जो x जो संख्या है वो 21 से विभाज्य भी है, तो x के अंकों का योग कितना होगा ये निकालना है, ठीक है ना। यानी 34 में जब 25 को घटाएंगे तो मेरा 9 ही आएगा, 38 में से 29 को घटाते तो मेरा 9 ही आता है, यानी 85 में से 76 को घटाते मेरा 9 ही आता है। जब भी ऐसा संख्या रहे जब भी ऐसा मतलब बचे ऐसे करके, ठीक है ना, तो सिंपल से क्या करेंगे, जो मेरा संख्या जिससे हम लोग भाग देते हैं उसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालने पे मेरा आ जा रहा है 3230, ठीक है ना। और इसी का जो मल्टीपल होगा उसमें से जब हम 9 को हटा देंगे तो वो मेरा अगर जो भी संख्या मेरा 21 से विभाज्य हो जाएगा वही संख्या मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं पहला संख्या मेरा 3230 है, इसमें से 9 को हटा लिया यानी 3221 बचा, और 3221 को हम लोग 21 से डिवाइड करके देखेंगे, ये कटा नहीं, यानी ये वाला संख्या मेरा होगा नहीं, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, 6460 हो गया, इसमें से 9 को हटा लेंगे यानी 6451 बचा, इसको हम लोग 21 से डिवाइड कर लेंगे, यानी ये भी कटा नहीं टोटल पूरी तरह से, तो ये भी मेरा संख्या होगा नहीं, ठीक है। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9690, इसमें से 9 को हटाएंगे तो 9681। अब इसको हम लोग भाग कर लेंगे 21 से, देखिए पूरी तरह से कट गया। जब पूरी तरह से कट गया तो यही वो संख्या है जिसको हम लोग 21 से डिवाइड भी कर सकते हैं, और डिवाइड करना पूरी तरह से कट भी जाएगा, और इससे जब हम भाग देंगे तो इतना शेष बच जाएगा। क्लियर है। जब ऐसा है तो जब ये जो संख्या है इसको हम लोग जोड़ लेंगे, 9 + 6 + 8 + 1 यानी टोटल 24 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 24 आ गया यहाँ पे, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है इस नंबर, 3 आमों और 4 सेबों की कुल कीमत 160 रुपया है। यदि एक आम की कीमत 20% बढ़ जाए और एक सेब की कीमत 20% कम हो जाए तो 5 आमों और 7 सेबों की कुल कीमत 260 रुपये हो जाती है। एक आम और 2 सेबों की
कुल मूल कीमत कितनी है ये हम लोग को बताना है। क्लियर है। देखिए मान लेते हैं कि आम की कीमत कितनी है, x है, और सेब की कीमत मान लेते हैं y है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने का और भी कोई तरीका हो सकता है, अगर आप लोग को पता है तो आप लोग इस क्वेश्चन को उस शॉर्ट तरीके से बना करके मुझे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मुझे जो तरीका पता था उस तरीके से मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। तो मान लेते हैं आम की कीमत x है, ठीक है, और सेब की कीमत y है। ये जो मेरा है मूल कीमत है मेरा, ठीक है ना। और इसी मूल कीमत पे इसका 3 आम और 4 सेब खरीदे जाते हैं, तो इसका टोटल कॉस्ट कितना हो जाता है 160 रुपया, ठीक है ना। तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्या होता है कि आम की कीमत में 20% की बढ़ोतरी होती है और सेब की कीमत में 20% की कमी होती है, ठीक है ना। तो 20% बढ़ने के बाद जो नया कीमत आता है कितना हो जाता है 6x/5, और 20% कम होने के बाद मेरा नया कीमत आ जाता है 4y/5। क्लियर है। अब जो नया कीमत है उस पर हम लोग खरीदते हैं कितना आम, 5 आम खरीदते हैं और 7 सेब खरीदते हैं, ठीक है ना। तो मेरा टोटल कीमत कितना आता है 260 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो नए कीमत पर हम जो 5 आम और जो 7 सेब खरीदते हैं तो मेरा टोटल कीमत हो जाता है 260, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो मेरा एक नया इक्वेशन बनता है इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। जब हम लोग इक्वेशन 1 को जब हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसे 5 से मल्टीप्लाई करके और इसको जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरा कितना आ जाता है, देखिए 15x, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 3 15x हो गया, 5 चौके 20x हो गया, और 160 गुने 5 करेंगे यानी 800 हो गया। क्लियर है। तो जब यहाँ पे जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 15x से 15x कट गया, यहाँ पे 20x में जो 16x गया था 6 बचा, यहाँ पे 800 में से जब मेरा 650 जाएगा तो मेरा 150 बचेगा। क्लियर है। तो y का वैल्यू मेरा कितना आ गया 25 रुपया आ गया, यानी सेब का कीमत मेरा आ गया 25 रुपया, यानी सेब का मूल कीमत कितना हो गया 25 रुपया। अब हम लोग आम का मूल कीमत निकाल लेते हैं, यानी इक्वेशन 1 में वैल्यू को पुट कर देते हैं y के वैल्यू को, तो मेरा आम का मूल कीमत निकल जाएगा, ठीक है। तो 3x + 100 = 160, तो 3x = 160 - 100 हो जाएगा, x = 60/3 यानी 20 रुपया। नहीं, आम का जो मूल कीमत हो जाएगा वो 20 रुपया हो जाएगा, ठीक है। आम का मूल कीमत 20 रुपया हो गया और सेब का मूल कीमत हो गया 25 रुपया। तो जो मूल कीमत निकालना है, एक आम और 2 सेब को अगर यदि मूल कीमत पर खरीदा जाए तो उसका कीमत कितना होगा ये निकालना है, ठीक है। तो एक आम और 2 सेब का कीमत निकालना है, यानी एक आम गुने 20 रुपया और 2 सेब गुने 25 रुपया, ठीक है। तो टोटल मेरा कितना कॉस्ट आएगा 70 रुपये मेरा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। क्लियर है, जो ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, x की राशि को a, b और c के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि b और a के हिस्सों का अनुपात 4:3 है तथा a और c के हिस्सों का अनुपात 5:8 है। यदि c और b के हिस्सों के बीच का अंतर 180 हो तो x का मान कितना होगा, ठीक है ना। x एक राशि है जिसको डिवाइड कर दिया जाता है a, b और c में, ठीक है। तो इसमें x का मान पूछ रहा है कितना होगा, यानी जो राशि है वो कितना थी, ठीक है, जो इसमें बांटा गया था a, b और c में बांटा गया था, ठीक है। देखिए b और a के हिस्सों का अनुपात कितना है, b और a के हिस्सों का अनुपात है 4:3 है, और a, देखिए यहाँ पे a और c के हिस्सों का अनुपात कितना है 5:8 है। ए और सी का अनुपात कितना है 5:8 है, ठीक है ना। 4 3 7 यानी 5 8 13, यानी दोनों जो रेशियो मेरा बराबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए का वैल्यू कुछ है, यहाँ पे ए का वैल्यू कुछ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस रेशियो को क्या करना, पहले बराबर कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर है। देखिए तो यहाँ पे 7 आ रहा है तो 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे, यहाँ पे 13 है तो 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे। क्लियर है। तो मेरा आता है 13 चौके 52 और 7 पच्चे 35। क्लियर है। देखिए आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप लोग इसको ऐसे भी सिंपली सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए अगर आप लोग चाहते हैं, देखिए इसको आप लोग छोड़ भी दीजिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये मेरा दिया हुआ है बी रेशियो ए जो है मेरा दिया हुआ है 4/3 और ए रेशियो मेरा सी दिया हुआ है 5/8। क्लियर है। तो हम लोग इसको सिंपली लिख सकते हैं बी रेशियो ए रेशियो सी, यानी बी रेशियो ए कितना है 4:3
3 है और ए रेशियो सी मेरा कितना है 5:8 है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लिए, 4 पच्चे 20, 5 तिहाई 15 और 8 तिरके 24। क्लियर है, यानी बी, ए और सी का इतना रेशियो हो गया। ठीक है ना, यानी ए को मिला 15, बी को मिला 20 और सी को मिला 24। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी को टोटल कितना मिला, तो 20 प्लस 15 प्लस 24, यानी 4 5 9, 2 1 3 आए 2 5। ठीक है, यानी 59 मिला, 4 5 9, 2 2 4 1 5। ठीक है, टोटल हिस्सा कितना हो गया 59। क्लियर है, यानी 59 हो गया टोटल। और बोल रहा है सी और बी के बीच हिस्सों के बीच अंतर कितना है, 180 है। सी और बी के बीच कितना का अंतर है, यानी देखिए सी में 24 है और बी में 20 है, यानी दोनों के बीच अंतर कितना है, 4 का अंतर है। और 4 किसके बराबर है, 180 के बराबर है। ठीक है, चूंकि 4 जो है 180 के बराबर है तो हमको टोटल निकालना है, 59 का वैल्यू निकालना है हम लोगों को। तो 59 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180/4 गुन्ने 59, यानी 4 चौका 16, 4 पचे 20। ठीक है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 2655 रुपये मेरा, ये मेरा आ जाएगा आंसर। अगर आप लोग ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी अगर आप लोग इसको ऐसे भी करिएगा तो वही आंसर आएगा। क्लियर है, अगर आप लोग ऐसे भी करिए तो आपको वही आंसर आएगा, अगर ऐसे भी करिए तो आप लोग वही आंसर आएगा। क्लियर है, लेकिन ये वाला थोड़ा इजी है, इसलिए आप लोग ऐसे करिए। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इसमें बोल रहा है एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित करता है और उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर और 120 रुपये की एक अन्य नगद छूट देकर उसे बेचता है। यदि वह 20% का लाभ अर्जित करता है जबकि ग्राहक इसे नगद भुगतान पर खरीदता है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं सीपी कितना है, x है। ठीक है ना, और सीपी यदि x है तो उसका अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य से 35% अधिक, यानी मार्केट हो जाएगा x का 135%, यानी 27x/20। क्लियर है, डिस्काउंट हो गया टोटल 10% दे रहा है और नगद छूट दे रहा है 120 रुपया। ठीक है ना, यानी दोनों ही डिस्काउंट है मेरा, एक मेरा परसेंटेज में है, एक मेरा नगद रुपया दे रहा है। ठीक है, नगद दे रहा है इतना 120 रुपया। ठीक है, तो टोटल मेरा एसपी कितना हो जाएगा, तो एसपी मेरा हो जाएगा जो मेरा क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का 90%, 10% डिस्काउंट दे रहा है, यानी 100 में से तो 10 घटे तो 90 हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य का 90% में से 120 को हटा देंगे तो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, उस वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा 243x/200 माइनस 120। क्लियर है, अब देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि यदि उसको 120 की अन्य नगद छूट पर भी इसको बेचते हैं तो हमें 20% का लाभ मिलता है। कितना का लाभ मिलता है, 20% का हमको लाभ मिलता है। ठीक है, यदि हम लोग इतना भी इसको छूट भी दे देते हैं, पहले हम लोग 10% का छूट दे दिए, फिर हम लोग 120 रुपये नगद छूट दे दिए, तो भी हम लोग को कितना का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। ठीक है ना, यदि मेरा सीपी यदि x है, यदि x का 120% निकाले तो ये मेरा इसका एसपी आ जाएगा। ठीक है ना, और ये जो मेरा एसपी निकलेगा, ये जो मेरा एसपी आया है, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है ना, यानी x को यदि हम लोग, यदि x मेरा सीपी है, 20% लाभ है, तो हम लोग इसका एसपी निकाल सकते हैं। तो एक एसपी यहाँ पर हम निकाल लिए और एक एसपी हम लोग डिस्काउंट देने के बाद आया। ठीक है, ये दोनों क्या होगा, एसपी इक्वल होगा, क्योंकि दोनों सेम ही वस्तु का एसपी है, यानी सेलिंग प्राइस है। ठीक है, यहाँ पे x का 120% इज इक्वल टू 243x/200 माइनस 120। ठीक है, तो जब हम लोग इसको जो सॉल्व करेंगे सारे को, ठीक है ना, तो मेरा x का वैल्यू निकल करके आएगा 8000 रुपया। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का वैल्यू क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, और क्रय मूल्य माने हैं x, यानी x का वैल्यू मेरा आ गया, यहाँ पे x का वैल्यू मेरा कितना आया, 8000 रुपया आया। ठीक है, इस तरह से जो मेरा ऑप्शन गिवन, जो मेरा ऑप्शन दिया हुआ है 2। ठीक है, क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए
कक्षा में 72 विद्यार्थियों में से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 40% अधिक है। एक परीक्षा में सभी विद्यार्थियों के औसत अंक 63 हैं। ठीक है, तो यदि लड़कियों के औसत अंक लड़कों की तुलना में 30% अधिक हों तो लड़कियों के औसत अंक कितने होंगे। ठीक है ना, यानी विद्यार्थियों का मतलब क्या है, उसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेटली लेके लिख लिया है। यहाँ पे बॉयज़ प्लस गर्ल्स का संख्या कितना है, 72 है। और जो बोल रहा है कि लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या से 40% अधिक है। ठीक है ना, तो यहाँ पे गर्ल्स यहाँ पे बॉयज़ है। ठीक है ना, तो मान लेते लड़कियों की संख्या 100 है तो लड़कों की संख्या 40% अधिक यानी 140% हो जाएगा। इस दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं तो 5:7 आ जाता है। ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि गर्ल्स का संख्या कितना हो गया, 5x हो गया और बॉयज़ का संख्या 7x हो गया। और 5x प्लस 7x मिला करके टोटल कितना संख्या है, 72x है। यानी गर्ल्स प्लस बॉयज़ मिला के टोटल कितना है, 72। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लिया यानी कितना, 6 आया। तो मेरा गर्ल्स की संख्या कितना हो गया, 30, और मेरा बॉयज़ का संख्या 6 × 7 42। ठीक है, क्लियर है। और बॉयज़ और गर्ल्स का औसत अंक दिया हुआ है कितना, 63। बोल रहा है कि परीक्षा में सभी विद्यार्थियों के औसत अंक 63 है। सभी विद्यार्थियों का मतलब क्या है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों। तो दोनों का औसत अंक कितना है, 63 है। तो दोनों का कुल अंक कितना हो जाएगा, 63 × 72 यानी 4536 दोनों का कुल अंक हो जाएगा। ठीक है ना, फिर बोल रहा है कि लड़कियों के औसत अंक जो है लड़कों की तुलना में 30% अधिक है। यानी गर्ल्स का जो यहाँ पे एवरेज मार्क्स है वो 30% ज़्यादा है किससे, बॉयज़ के एवरेज मार्क्स से। ठीक है, तो मान लेते हैं कि बॉयज़ का एवरेज मार्क्स मेरा 100 है तो गर्ल्स का एवरेज मार्क्स क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। और दोनों को जब हम रेशियो निकालेंगे तो 13 हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी गर्ल्स का एवरेज मार्क्स क्या हो जाएगा मेरा 13x और बॉयज़ का एवरेज मार्क्स हो जाएगा मेरा 10x। ठीक है ना, तो गर्ल्स का कुल अंक कितना हो जाएगा 13x और इसका संख्या कितना है 30। तो 30 से मल्टीप्लाई कर ले यानी 390x हो गया गर्ल्स का कुल मार्क्स। और बॉयज़ का जो एवरेज मार्क्स कितना है 10x है और इसकी संख्या है 42। तो इसे जब मल्टीप्लाई कर लेंगे 420x हो जाएगा क्या, बॉयज़ का कुल मार्क्स। ठीक है ना, देखिए बॉयज़ और गर्ल्स का कुल अंक 4536 आया है। और यहाँ पे भी मेरा गर्ल्स का कुल अंक कितना है, बॉयज़ का कुल अंक इतना है। जब दोनों को जोड़ देंगे तो ये मेरे इसके बराबर हो जाएगा। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं 390 + 420 = 4536। क्लियर है। देखिए यहाँ पे जब दोनों को जोड़ते हैं, इसको जब हम सॉल्व करते हैं एक से वैल्यू मेरा आता है 5.6। क्लियर है। एक ये जो मेरा x है यहाँ पे हम लोग यहाँ पे x माने हुए हैं, यहाँ पे हम लोग को y मानना चाहिए था क्योंकि एक बार हम लोग x मान चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग को y मानना चाहिए था। ठीक है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पे हम लोग x मान लिए हैं तो आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ तो। ठीक है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे y मानना चाहिए था, ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया 5.6। क्लियर है। यहाँ पे तो यहाँ पे g का औसत अंक कितना हो जाएगा, x का वैल्यू आ गया 5.6। तो यहाँ पे गर्ल्स का औसत अंक निकालना है। पूछ रहा है कि लड़कियों का औसत अंक कितना होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो गर्ल्स की संख्या मेरा कितना है, देखिए गर्ल्स का यहाँ पे एवरेज मार्क्स तो निकाला ही हुआ था यहाँ पे x करके। तो यहाँ पे 13 × 5.6 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरा आ जाएगा 72.8 जो मेरा गर्ल्स का एवरेज अंक है। ठीक है, वो ये मेरा ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। और फ्रेंड्स, और आप लोग मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। और प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और अगर आप लोगों को इस वीडियो कोई भी मेरा जो नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोग को इमीडिएटली चाहिए तो आप लोग जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको आप लोग प्रेस कर लीजिए। क्लियर है। चलिए हम लोग लास्ट जो मेरा क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक चतुर्भुज है ABCD में एंगल A एंगल B के समद्विभाजक O पर मिलते हैं। ठीक है ना, ये मेरा एक दिया हुआ है ऐसे। और एंगल AOB मेरा x डिग्री है। यदि एंगल C एंगल D से 20% अधिक हो तो एंगल D का मान कितना होगा ये निकालना है। क्लियर है। देखिए ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है ABC और D। क्लियर है। तो यहाँ पे हो गया एंगल A हो गया, ये हो गया एंगल B। और दोनों का समद्विभाजक मतलब होता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मेरा इक्वल है। क्लियर है। और जो मेरा
ये जो मेरा समद्विभाजक है दोनों जगह कहाँ मिलता है, ओ पर मिलता है, ठीक है ना। और जो मेरा एंगल है ए ओ बी जो है मेरा, ये वाला एंगल मेरा एक्स मेरा गिवन है यहाँ पे, ठीक है। एंगल सी और एंगल डी जो है, एंगल सी जो है डी से 20 डिग्री अधिक है, ठीक है। तो मान लेते हैं मेरा सी जो है डी से अधिक है, यानी मान लेते हैं मेरा डी जो एंगल कितना है, ये वाला एंगल मान लेते हैं वाई मान लेते हैं, तो मेरा सी जो है ये वाला कितना हो जाएगा, वाई प्लस 20 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। तो एंगल ओ ए बी, देखिए इसमें आपको देखने में समझ में आएगा बेहतर से, एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल डी ए ओ, क्या है कि ये और ये वाला एंगल मेरा दिया हुआ है, समद्विभाजक है, ठीक है, गिवन है। और एंगल ए बी ओ, ठीक है, और एंगल और जो एंगल है मेरा सी बी ओ जो है मेरा दोनों इक्वल होगा, क्योंकि ये मेरा गिवन है, क्योंकि ये जो मेरा एंगल जो एंगल बाइसेक्टर है मेरा ये बी ओ और ए बी ये मेरा गिवन है। क्लियर है। अब आते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ और बी में, एंगल ए ओ बी में ट्रायंगल में एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए बी ओ और एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। और एंगल ओ ए बी को, एंगल ओ ए बी को हम लिख सकते हैं ऐसे, एंगल ओ ए बी को हम लिख सकते हैं, देखिए इसको छोटा कर लेते हैं ताकि अच्छे समझ में आए आप लोग को। देखिए एंगल ओ ए बी को हम लिख सकते हैं एंगल डी ए बी का हाफ, एंगल डी ए बी का हाफ भी लिख सकते हैं हम लोग, यानी एंगल डी ए बी बाई 2 इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी। और ठीक वैसे ही एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ जो होगा इक्वल होगा किसके, एंगल ए बी सी के आधे के। क्लियर है, ठीक है। और मेरा एंगल ए ओ बी मेरा गिवन है, मेरा एंगल ए ओ बी मेरा दिया हुआ है x डिग्री। क्लियर है। तो तीनों जब हम ऐड करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 180 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 1/2 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी सी यहाँ पे कॉमन आ गया, इसमें से 1/2 कॉमन आ गया इसमें से, और यहाँ पे x को ले जाते हैं इस साइड, यानी 180 माइनस x, तो यानी एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 360 माइनस 2x, यानी 2 जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 180 गुना 2 360 माइनस 2x। क्लियर है। देखिए अब आ जाते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, अब आते हैं क्वाड्रिलेटरल ए बी सी और डी में। तो इसमें जो चारों मेरा जो एंगल है क्वाड्रिलेटरल का, सारे का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। और जो मेरा यहाँ पे दिया हुआ है एंगल, उसका वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी सी, एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी सी, दोनों का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 360 माइनस 2x। तो यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर लिए हम लोग, दोनों एंगल का वैल्यू 360 माइनस 2x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एंगल बी सी डी, एंगल बी सी और डी, एंगल बी सी डी का मतलब हो गया एंगल सी का वैल्यू कितना है मेरा, y प्लस 20 है, तो इसका वैल्यू पुट कर दिया y प्लस 20। एंगल सी डी ए, यानी एंगल सी डी ए, यानी एंगल डी का वैल्यू कितना है मेरा, y है, यहाँ पे d का वैल्यू पुट कर लिए y। और सबको जब हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पे तो इतना आ जाएगा, और इससे हम लोग को जब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो मेरा y का वैल्यू कितना आ जाएगा, x माइनस 10, जो मेरा ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है, और यही मेरा आंसर है। क्लियर है। आशा करते हैं आप लोगों को फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत एंड हैव अ नाइस डे।